गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कवि के जानन माधव मुक्तिबोध की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसका जो सेकंड पार्ट है अभिव्यक्ति पक्ष अथवा कला पक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। मुक्तिबोध के काव्य में अनुभूति पक्ष के ही साथ अभिव्यक्ति पक्ष की काफ़ी सामर्थ्य है। अतएव निम्नांकित पंक्तियों में शिल्पगत वैशिष्ट्य का लेखा जोखा प्रस्तुत है। भाषा। अब फ्रेंड्स अभिव्यक्ति पक्ष अथवा कला पक्ष के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले भाषा के बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाषा का निरालापन ही कवि के बड़े होने का प्रमाण है। मुक्तिबोध ने धर्म, राजनीति, विज्ञान और दर्शन से लेकर सड़कों और अखबार तक की भाषा को बेहिचक धोते हुए अपना निराला शब्द संसार रचा। जिस प्रकार वह विचार के स्तर पर जकड़बंदी से परहेज करते थे, उसी प्रकार उनकी भाषा संबंधी दृष्टि से भी मुक्त और उदार है। हिंदी के तत्सम भाव व और देशज शब्दों के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी, अरबी और मराठी शब्दों का भी अपनी कविता में निसंकोच प्रयोग किया है। कुछ लोगों को इनकी भाषा अनगढ़ और ओबड़ खाबड़ लगती है, किंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो लाइन लिखी गई है कि इन्होंने अपने कविताओं में देशज और अरबी, फारसी, मराठी इत्यादि अंग्रेजी इत्यादि भाषा का प्रयोग किया। और आगे लिखा गया है कि कुछ लोगों को इनकी भाषा ओबड़ खाबड़ लगती है, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। बिल्कुल ठीक लिखा गया है। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मुक्तिबोध को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि इनकी भाषा नहीं सही थी, ये इनके दिमाग नहीं सही था। जबकि जो मुक्तिबोध थे वो वही वास्तविकता को दिखाते थे कि समाज की वास्तविक स्थिति क्या है। इससे हम लोगों को मुक्तिबोध से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। मुक्तिबोध जैसा कभी कभी जन्म लेता है। मुक्तिबोध बहुत ही अच्छे कवि हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं कि प्रयोगवादी होने के कारण इनकी भाषा भी प्रयोगात्मक रही है। जिस प्रकार नूतन प्रतीकों की ओर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है, उसी प्रकार भाषा की ओर भी मुक्तिबोध जी ने भाषा को एक नए संस्कार से सज्जित किया है। नास देवता शीर्षक कविता में संस्कृत निष्ठ भाषा का रूप द्रष्टव्य है। यानी कि इनकी कविता है, कौन सी है, नास देवता, उसमें उसका एक उदाहरण है। चलिए देख लेते हैं। हे रहस्यमय ध्वज महाप्रभु, जो जीवन के तेज सनातन, तेरे अग्निकणों से जीवन, तीक्ष्ण बाण से नूतन सर्जन। इसको फ्रेंड्स पुनः पढ़ते हैं हम लोग। हे रहस्यमय ध्वज महाप्रभु, जो जीवन के तेज सनातन, तेरे अग्निकणों से जीवन, तीक्ष्ण बाण से नूतन सर्जन। फ्रेंड्स, ये तो हो गए इनके भाषा से रिलेटेड शब्द, उदाहरण, जो कि संस्कृत निष्ठ भाषा है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के छंद के बारे में। तो चलिए देखते हैं। छंद। कवि ने अपने काव्य में मुक्त छंद को अपनाया है। कवि निराला के समान ही कहीं भी बंधन स्वीकार नहीं कर पाता है। उसकी प्रकाशित लगभग सभी कविताएं मुक्त छंद में लिखी गई हैं। इस प्रकार इनके छंद नए नवीन प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विचार आते हैं शीर्षक कविता इस संबंध में द्रष्टव्य है। फ्रेंड्स, ये जो मुक्तिबोध की उदाहरण है छंद से रिलेटेड, यानी कि पहले हम लोगों ने बात किया कि मुक्तिबोध जो है मुक्तक छंद का प्रयोग करते हैं निराला की तरह, कहीं भी बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि निराला ने कहा ना कि तोड़ दो छंद के बंद उसी ट्रेडिशन को बिल्कुल अपनाते हैं कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। और इनका जो ये विचार आते हैं उदाहरण है, ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और इसको मैं बार बार पढ़ता हूँ। तो इसमें उदाहरण भी दिया गया है, तो ये और भी अच्छी बात हो गई। तो चलिए देखते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि विचार आते हैं लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त पीठ पर, उठाते वक्त बोझ, सांप मारते समय पिछवाड़े, बच्चों की नहकर पचीरते वक्त। फ्रेंड्स, ये जो विचार है ना हमारे दिमाग में लिखते समय नहीं आते हैं, जब पीठ पर बोझ हम लोग ढोते हैं तब आते हैं। ये मुक्तिबोध कहना चाहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं बिंब विधान के बारे में। मुक्तिबोध का काव्य बिंब विधान की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध होता है। इनके काव्य में अनेक प्रकार के बिंब दिखाई देते हैं, अथवा छायावादी बिंब, ध्वनि बिंब, रंग संबंधी बिंब, प्राकृतिक बिंब, अन्य बिंब आदि। वातावरण की रहस्यात्मकता और भयानक रोमांचिकता को मूर्त करने वाले बिंब उनके काव्य में मिलते हैं। इसका एक उदाहरण चलिए देखते हैं। भयानक काला लबादा ओढ़े है, बराबर सामने प्रत्यक्ष कोई, स्याह पर्दे से ढका चेहरा। फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं।
बिंबों में इनके आदिम जीवन के उपकरणों की आवृत्ति विशेष रूप से आकृष्ट करती है। बरगद, भैरव, बावड़ी, चमगादड़ आदि के बिंब आदिम वन्य जीवन के भयावह वातावरण को मूर्त करते हैं। कहना ना होगा कि मुक्तिबोध की शिल्प शक्ति के पीछे उनकी बिंब योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके बिंब कथ्य को स्पष्ट प्रभावशाली बनाते हैं। फ्रेंड्स, जो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं में बिंब विधान है, इनमें कई रूपों में देखने को मिलता है, जिसमें से बरगद, भैरव, बावड़ी, चमगादड़ आदि के रूप में आदि के मतलब जीव के जो बिंब हैं वो भी दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति संबंधी बिंब हम लोगों ने ऊपर बात किया था, अन्य बिंब, छायावादी बिंब, ध्वनि बिंब, रंग संबंधी बिंब आदि आदि आदि। फ्रेंड्स, अब चलिए प्रतीक विधान के बारे में बात करेंगे। मुक्तिबोध के योगीन यथार्थ और अंतस चेतना के यथार्थ के मूर्त करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इनके काव्य में प्रतीक शिल्प का उपकरण मात्र नहीं है। इनके मतलब काव्य में प्रतीक शिल्प का उपकरण मात्र नहीं है, यानी कि प्रतीक विधान इनकी मतलब कला पक्ष के अंतर्गत अगली विशेषता हो गई। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की अगली विशेषता है कला पक्ष के अंतर्गत, वह है उपमान विधान। उपमान की दृष्टि से भी मुक्तिबोध का काव्य अति सुंदर बना पड़ा है। कविताओं में प्रयुक्त उपमानों में योग जीवन के नए संदर्भ ग्रहित होते हैं, जो सर्वथा नए, अछूते और संवेदनशील हैं। सामयिक संदर्भों से जुड़े उपमानों का उपयुक्तता द्रष्टव्य है। उपमान विधान के संबंध में उनका एक उदाहरण प्रस्तुत है। अंतर मनुष्य रिक्ता सौ देह, दो लालटेन से नयन दीन, निष्प्राण स्तंभ। फ्रेंड्स, ये तो हो गई कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की उपमान विधान से रिलेटेड जो उदाहरण था। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं मिथ क्या है, चलिए देख लेते हैं। मुक्तिबोध के काव्य में मिथ के प्रयोग को सर्वत्र लक्षित किया जा सकता है। इनके अधिकांश प्रतीक मिथकों के निर्माण हेतु ही प्रयुक्त हुए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में ब्रह्म राक्षस द्वारा गांधी जी की टूटी चप्पल पहनना, पीपल का हरहरा उठना जैसे प्रतीक मिथकीय प्रयोग के लिए आए हैं। मानव मस्तक में से निकल कुछ ब्रह्म राक्षसों ने पहनी गांधी जी की टूटी चप्पल, हरा उठाया पीपल तन। फ्रेंड्स, मतलब कितना अच्छा लगता है मतलब मुक्तिबोध की कविताएं। तो फ्रेंड्स, ये तो मुक्तिबोध की बात हो गई, यानी कि इसके कला पक्ष के बारे में हम लोगों ने देखा। भाषा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ध्यान दिया भाषा, छंद आदि आदि आदि। चलिए अब इनके निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। प्रस्तुत विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अंत में डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्ता के शब्दों में कह सकते हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज की विद्रूपता और जटिल संवेदना को असफल अभिव्यक्त की है। मुक्तिबोध शब्दों के जादूगर न होकर जीवन के चित्रकार थे और इसी रूप में वह स्मरण किए जाएंगे। उनकी कविता आधुनिक भारतीय मनोदशा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, भारत को समझने के लिए महत्वपूर्ण भाष्य है। उनकी कविता में तीखापन और निर्वैतिक तक व्यंग्य रूप इतना उत्तम है कि हिंदी में उन जैसा कभी नहीं मिलता। अनगढ़ उनके शिल्प की मौलिकता है और उनकी कविता को एक नई प्रौढ़ता प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। अब हम चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे कवि के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।